नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। इस लेक्चर में हम आरसीसी डिजाइन के वर्किंग स्ट्रेस मेथड को डिस्कस करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द concrete is about 10 to 15% of compressive strength of the concrete. We know concrete is weak in tension but has sufficient strength in compression. So the concrete in which no reinforcement is provided is known as plain concrete. प्लेन कंक्रीट क्या है? वीक है टेंशन में। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब लोड अप्लाई करते हैं तो बीम में यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होते हैं और ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सिंस कंक्रीट इज बीम वीक इन टेंशन, इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ऐसी कंक्रीट जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं, ऐसी कंक्रीट कहलाती है reinforced सीमेंट कंक्रीट। reinforced the concrete reinforced with steel bar is called reinforced cement concrete। reinforced cement concrete के डिजाइन के लिए जिस कोड का यूज करते हैं उसका नाम है IS 456-2000। इस कोड में प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट दोनों के डिजाइन कंसेप्ट दिए हुए हैं। इससे पहले जो कोड आया था उस कोड का था नंबर IS 456-1978। 1978 और 2000 के वर्जन में क्या डिफरेंस है? 1978 में वर्किंग स्ट्रेस मेथड को इम्पोर्टेंस दी गई थी और उसमें उसका पूरा चैप्टर था, जबकि 2000 में इसी वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हटाया तो नहीं गया है, लेकिन उसको अपेंडिक्स बी में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि जब हम इस चैप्टर को तैयार करें तो IS 456-2000 के अपेंडिक्स बी को देख सकते हैं। इसके अलावा आरसीसी डिजाइन में जो कोड लगते हैं वो कोड कहलाते हैं लोडिंग कोड। लोडिंग कोड से हम डिजाइन में लोड को कैलकुलेट करते हैं। लोड कितनी तरह के होते हैं डिजाइनिंग में? आपका लोडिंग कोड का नंबर है IS 875। इसके बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें पार्ट 1 में हम डेड लोड को कैलकुलेट करते हैं। पार्ट 1 से डेड लोड मीन्स क्या है? सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर मीन्स बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स, ये सब क्या आते हैं? मेंबर्स में। और यदि इन्हीं सब मेंबर से मिलके बनता है आपका स्ट्रक्चर। पार्ट
पार्ट 2 में लाइव लोड के लिए दिया गया है। लाइव लोड भी दो तरह का होता है, एक जो फिक्स रहता है, मूव नहीं करता है, लाइव लोड को इम्पोज लोड भी बोलते हैं। तो इम्पोज लोड लाइव लोड दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है मूवेबल। डेड लोड और लाइव लोड में क्या डिफरेंस है? डेड लोड डिजाइन करने से पहले हमको मालूम नहीं कर रहता है, इसको हम एज्यूम करते हैं। जब डिजाइन कंप्लीट हो जाती है तो उसको चेक करते हैं। यदि एज्यूम डेड लोड और डिजाइन और फाइनल डेड लोड में 5% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है तो हम डिजाइन को करेक्ट मान लेते हैं। यदि ये डिफरेंस वेरी करता है 5% से ज़्यादा तो हम उसको स्ट्रक्चर को नए डेड लोड के हिसाब से डिजाइन करते हैं और लाइव लोड को कोड के हिसाब से ही लेना है। पार्ट 3 में स्नो लोड के बारे में दिया है और पार्ट 4 में, पार्ट 3 में विंड लोड है, पार्ट 3 में विंड लोड, पार्ट 4 में स्नो लोड। पार्ट 5 875 का जो है उससे हमें अर्थक्वेक या सीस्मिक लोड के बारे में कैलकुलेशन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं। तो स्टील इज कॉमनली यूज्ड एज ए रीइंफोर्समेंट मटेरियल इन कंक्रीट। इसके क्या क्या कारण है कि स्टील को ही आप यूज करते हैं? स्टील रीइंफोर्समेंट, पहला सबसे बड़ा रीजन है कि स्टील इज चीपली अवेलेबल। स्टील जो है अदर मटेरियल से चीप है। दूसरा रीजन है इसकी रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और स्टील जो होती है उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तीसरा क्या है? गुड बॉन्ड, इट डेवलप गुड बॉन्ड विथ कंक्रीट। इससे एडवांटेज क्या होता है? नो स्लिपिंग, स्टील रेनफोर्समेंट में स्लिप नहीं होता है और कंक्रीट और स्टील दोनों ही एक यूनिट की तरह वर्क करती हैं। चौथा जो रीजन है वो है आपका कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट is roughly equal to the coefficient of thermal expansion of steel. कंक्रीट किससे बनती है? कंक्रीट में हम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट के लिए सैंड, कोर्स एग्रीगेट के लिए यूज करते हैं और वाटर। कंक्रीट का जो फिलर मटेरियल है एग्रीगेट, ये दो मेन जो कंपोनेंट है वो है एग्रीगेट। यदि कैल्सीरियस मटेरियल है, एग्रीगेट दो तरह के हो सकते हैं, कैल्सीरियस और सिलिशियस। सिलिशियस होते हैं। तो अल्फा सी जो कैल्सीरियस मटेरियल के लिए होता है वो होता है आपका 6 × 10⁻⁻⁶
मिलीमीटर पर एमएम पर डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सिलिशियस जो मटेरियल होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू होती है 12 इंटू 10⁻⁻6 mm पर डिग्री, जबकि स्टील के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा एस ये होता है 12 इंटू 10⁻⁻6। इसलिए ये दोनों वैल्यू क्या है, रफली सेम है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर कम होता है, एक्सपेंशन और सिंक्रीज में दोनों ही मटेरियल उतना ही एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इससे उनके बीच के बॉन्ड क्या है, कमजोर नहीं होते हैं और कंक्रीट एक यूनिट की तरह वर्क करती है। अब ये स्टील रीइंफोर्समेंट्स, इनके साइज जो है, प्रैक्टिकली जो साइज है मार्केट में वो कौन कौन से साइज अवेलेबल है। तो स्टील जो आपका रीइंफोर्समेंट में यूज होता है वो 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 14 mm का नहीं होता है, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm, 45 mm और 50 mm। अब इनका याद करने का तरीका आसान क्या है कि शुरू में इनका डिफरेंस क्या है, 1 mm रहता है, 5 mm। इसके बाद 8 mm से लेकर के आपके 22 mm तक ये डिफरेंस इनके साइज में मार्केट में जो अवेलेबल है 2 mm का रहता है, 14 mm का अवेलेबल ही नहीं है। देन आपका 25 यहाँ पर रेफरेंस से धीरे धीरे बढ़ता गया, 3 mm का हो गया। नेक्स्ट आपका 20, 32, 36, यहाँ 4 mm का डिफरेंस है और इसके बाद आपका 5 mm का डिफरेंस। इससे ज़्यादा साइज के लिए हम कंपोजिट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो है कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में आपकी किस तरह की रीइंफोर्समेंट अवेलेबल है। तो पहला जो है आपका वो स्ट्रक्चर, वो स्टील अवेलेबल है माइल्ड स्टील एंड मीडियम कार्बन स्टील। दूसरी जो स्टील है वो आपकी होती है डिफॉन बार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनरली हम वर्ड यूज करते हैं HYST। HYST मीन्स हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉन बार। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके तीसरे होते हैं आपके कोल्ड ट्विस्टेड बार। डिफॉन बार पहले जो माइल्ड स्टील होती थी उसको हम प्लेन स्टील भी बोलते थे। इसका जो क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या रहता था, प्लेन रहता था। अब इस गुड बॉन्ड डेवलप करने के लिए हमने यहाँ पे आगे डिजाइन में क्या हुआ, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर प्रोजेक्शंस आ गए। ये प्रोजेक्शंस क्या काम करते हैं, प्रोजेक्शंस या जो रिब होते हैं वो कंक्रीट और स्टील के बीच में आपके बॉन्ड को बढ़ाते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि माइल्ड स्टील को डिफॉन बार में रिप्लेस कर दिया। कोल्ड ट्विस्टेड बार CTD। अब स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में दो तरह का प्रोसेस होता है, एक होता है हीट
हीटेड कंडीशन में जैसे माइल्ड स्टील है तो ये आपकी हॉट रोल्ड होती है, हॉट रोल्ड होती है। जबकि आपकी कोल्ड ट्विस्टेड बार जो है ये कोल्ड कोल्ड होते हैं, कोल्ड कंडीशन में इनको ट्विस्टिंग की जाती है। और जो आपको इसलिए इनको बोलते हैं कोल्ड सीटीडी बार, जबकि इसके स्टार्टिंग में पहले कोल्ड कोल्ड ट्विस्टिंग करके बार को बनाए गए और फिर इसके बाद क्या करने लगे तो उनको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा बार बनाए जाए। तो हीट ट्रीटमेंट वाले बार जो कहलाते हैं, जनरली हम डिस्कस करते रहते हैं, आपस में बोलते हैं टीएमटी सरिया है, टीएमटी मीन्स थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड रेनफोर्समेंट बार। अब IS 456 जो है आपका 2000, इसमें 3 तरह के ग्रेड ऑफ स्टील बताए गए हैं, 3 ग्रेड ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। पहला Fe 250, Fe 450 और Fe 500। Fe सिंबल है आपका आयरन का, 250, 415 एंड 500। ये जो नंबर है ये बताता है कि स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मीन्स Fe 415 means reinforcement having yield strength of 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर ही आपका किसके बराबर होता है, MPa, मेगा पास्कल। अब ये जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील से आपकी HYSD स्टील की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका यील्ड पॉइंट जो है वो होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जबकि इसका यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है 450। तो जो माइल्ड इसमें, लेकिन माइल्ड स्टील में क्या होती है, डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, उसको बेंड आसानी से किया जा सकता है। फेलियर से पहले उसमें एलोंगेशन ज़्यादा होता है, एलोंगेशन ज़्यादा होने से क्रैक डेवलप होंगे, क्रैक क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। तो आजकल जो मोस्टली बिल्डिंग्स बन रही हैं, स्ट्रक्चर बन रही हैं, उसमें डक्टिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल के स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, आगे आपका ये टॉपिक भी है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वगैरह। तो नए डेवलपमेंट से स्टील की स्ट्रेंथ तो बढ़ गई लेकिन डक्टिलिटी कम हो गई, जबकि आज की रिक्वायरमेंट क्या है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन। इसलिए स्टील को डक्टाइल बनाने की कोशिश करी, और आजकल जो मार्केट में स्टील अवेलेबल है वो आ गई है आपकी डक्टाइल। उनके ग्रेड आ गए हैं आपके Fe 415D, Fe 500D और Fe 550D। इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और D डिनोट करता है अपना डक्टिलिटी। किसी भी सरिया को देखेंगे तो आप वहाँ पे क्या है, D लिखा रहता है, डक्टिलिटी। इसको हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन में, इसके अलावा भी हायर ग्रेड भी मार्केट में अवेलेबल हैं। डक्टाइल में तो मैक्सिमम Fe 450D ही है, Fe 550D है,
लेकिन जो HYSD बार है वो अपने को FE 550 और FE 600 यील्ड स्ट्रेंथ वाले भी अवेलेबल हैं। अब माइल्ड स्टील, अब ये यील्ड स्ट्रेंथ होती है तो दो तरह की स्टील होती है आपकी, जैसे जिनका यील्ड पॉइंट डिफाइंड वेल डिफाइंड होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेंगे तो जब आपका माइल्ड स्टील का करते हैं, माइल्ड स्टील का स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व में क्या है, ये जो पॉइंट होता है यहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, इसके बाद इलास्टिक लिमिट, और फिर इसके बाद क्या है अपर यील्ड पॉइंट, लीटर लोअर यील्ड पॉइंट, इसके बाद जो है आपका माइल्ड स्टील का यील्ड पॉइंट वेल डिफाइंड होता है। Fe 250 का यील्ड पॉइंट मिलता है अपने को स्ट्रेस आपका 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन जो HYSD बार है Fe 415 और Fe 500 इनका वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता है। इनके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखें तो ये आपका इनिशियली थोड़ा सा पोर्शन स्ट्रेट रहता है और फिर ऐसा घूम जाता है। अब यहाँ पर हमको यील्ड पॉइंट मिल नहीं रहा है कि जहाँ पर यील्डिंग हमको पता चल जाए कि यहाँ से यील्ड होना स्टार्ट हो गया। यील्ड मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस को बढ़ा नहीं पाए, स्ट्रेन का तेजी से बढ़ना। यहाँ पर तो स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे ही यील्डिंग होती है तो स्ट्रेस को या लोड को कम बढ़ाने पर भी स्ट्रेन क्या है, बढ़ता है। तो ऐसे केस में हम 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पर जो हमको स्ट्रेस मिलता है प्रूफ स्ट्रेस पर, उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। 0.2% स्ट्रेस के लिए क्या करना है कि जो स्ट्रेन आपका 0.002 हो जाए, यहाँ से आपको इसके स्ट्रेट पोर्शन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से ऑफसेट लेंगे। ये ऑफसेट यदि आपका 415 पर कट कर रहा है, इसका मतलब है इसकी स्टील ये स्टील Fe 415 ग्रेड की है। और यदि यही ऑफसेट आपका यहाँ पर कट कर रहा है, इसका मतलब है यदि ये 500 पे कट करेगा, इसका मतलब है कि इस स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टेबल्स दी हुई है तो स्टील के ग्रेड अपने डिस्कस हो गए, Fe 215, Fe 415 एंड Fe 500। आइए Fe 250 के बारे में जो कोड दिया है वो है आपका Fe 250। इसके बारे में इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो दिए हुए हैं IS 432 पार्ट 1 में। इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है जिसको हम Fy बोलते हैं, Fy जो होती है 412 MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। इसके बाद इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब UTS। यहाँ पर यील्डिंग होती है और यहाँ पर स्टील क्या है, फेल हो जाती है। ये जो इसका Fy जो है इसकी 250 है, जबकि UTS जो है वो 412 MPa है। फेलियर के पहले इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का तरीका है कि अपन इस तरह का टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल में इस पीस को डालते हैं और ये दो पॉइंट कहलाते हैं, और इसके बाद इसको खींचते हैं। खींचने पर जो इसका फेलियर हो रहा है, एक समय इसकी नेकिंग होगी, ये पतला होता जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के पहले यदि कोई Fe 250 ग्रेड की स्टील है और उसको आपको सिलेक्ट करना है तो उसका मिनिमम एलोंगेशन, मिनिमम एक्सटेंशन
जो है वो 20 से 22% होता है। जिसका जितना ज़्यादा एलोंगेशन होगा वो स्टील उतनी ही क्या है, डक्टाइल होगी, डक्टाइल होगी। तो एलोंगेशन समझ गए हैं कि गेज लेंथ का निकालते हैं। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि एलोंगेशन जो मिनिमम एक्सटेंशन वो किस फॉर्मूले से दिया जाता है, 5.65 अंडर रूट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द गेज लेंथ। दूसरी जो स्टील होती है वो है Fe415। इसी तरह इसका Fe415 इसके बारे में, और Fe500, इन दोनों के बारे में हमारा जो कोड है वो है आपका IS 1786 के 1786 के स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है। इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी, 415 हो जाएगी। इसकी यूटीएस रहती है 485, लेकिन यहाँ पे एलोंगेशन क्या हो जाएगा, कम, 40। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ी, इसीलिए तो डक्टाइल स्टील लाएंगे, 14.5% हो जाएगा। जबकि Fe500 में यील्ड स्ट्रेंथ तो नंबर के हिसाब से ही रहेगी 500 MPa, जबकि यूटीएस रहेगी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 545, और एलोंगेशन घट के हो जाएगा आपका 12%। नेक्स्ट करते हैं, अब क्या डिस्कस करना है, क्लासिफिकेशंस ऑफ बीम। क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, बिहेवियर के हिसाब से दो तरह के बीम हो सकते हैं। एक होता है आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, बीम सभी जानते हैं कि बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ऊपर कंप्रेशन होता है और नीचे टेंसाइल होता है। यदि हम लोड कम रहता है, जब लोड कम रहता है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए सफिशिएंट होती है, लेकिन टेंशन में हमको स्टील प्रोवाइड करनी। तो सिर्फ स्टील कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, टेंसाइल जोन में, टेंसाइल जोन में। तो ऐसे ही द बीम इन विच स्टील reinforcement is provided only in tension zone, then the beam is known as singly reinforced beam। दूसरा होता है आपका, अब लोड को इंक्रीज किया, अपने पास दो ऑप्शन है, किया तो सेक्शन को बढ़ा, यदि सेक्शन भी क्रॉस सेक्शन भी रिस्ट्रिक्टेड है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डबली रेनफोर्स्ड बीम को यूज करते हैं। डबली रेनफोर्स्ड बीम क्रॉस सेक्शन में यहां पर क्या होता है, कंप्रेशन टेंशन, यहाँ पर भी स्टील प्रोवाइड करते हैं। टेंसाइल जोन में तो स्टील प्रोवाइड करते ही करते हैं, लेकिन साथ में कंप्रेसिव जोन में भी स्टील प्रोवाइड करते। सच बीम इन विच reinforcement is provided both in compression and tensile zone is known as doubly reinforced beam। अब एनालिसिस की बात करते हैं। मेन टॉपिक आया आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो आपके आरसीसी डिजाइन में देयर आर 3 मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। पहला होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दूसरा, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है,
ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था स्ट्रक्चरल इंजीनियर की डिजाइन सबसे पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। इसके बाद दूसरा मेथड आया उसको बोलते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड या आपका बोलते हैं लोड फैक्टर मेथड। लोड फैक्टर मेथड, लोड फैक्टर मेथड या इसका क्राइटेरिया है आपका स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। और थर्ड जो मेथड है प्रेजेंटली एडॉप्ट करते हैं वो है लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इस लेक्चरर में हम सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस मेथड के वो पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि लिमिट स्टेट मेथड से सामान्य रूप से अलग हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे जो है क्राइटेरिया दोनों के कॉमन है। तो सबसे पहले ले लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इसके बहुत सारे नाम हैं, इस पर भी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या स्ट्रेट लाइन थ्योरी। इसका दूसरा नाम है आपका परमिसिबल स्ट्रेस मेथड। परमिसिबल स्ट्रेस, इट इज आल्सो नोन एज परमिसिबल स्ट्रेस मेथड। इसको मोल्डर रेशियो मेथड से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें मोल्डर रेशियो m का यूज होता है। मोल्डर रेशियो मेथड। स्लाइड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, मोल्डर रेशियो मेथड या परमिसिबल स्ट्रेस मेथड। इसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्यों कहते हैं? द लोड फॉर द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर आर द, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो लोड लेते हैं वो लोड रहता है सर्विस लोड या जिसको बोलते हैं वर्किंग लोड। वर्किंग लोड, सर्विस लोड क्या होता है, क्या वर्किंग लोड क्या होता है? सर्विस लोड। स्ट्रक्चर may be subjected to expected load in normal lifetime. In normal lifetime, this does not include any overloading. ऐसा लोड जिसको हम नॉर्मल डिजाइन, नॉर्मल कंडीशन में जो स्ट्रक्चर के मेंबर पर लोड पड़ता है जिसमें हम ओवरलोडिंग को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मतलब सर्विस लोड क्या हुआ? नॉर्मल लोड। सर्विस या परमिसिबल लोड, सर्विस लोड से ही आगे जाके बनेगा या बनेगा अपना परमिसिबल स्ट्रेस या सर्विसेबल स्ट्रेस। तो सर्विस लोड जानना समझना जरूरी है। सर्विस लोड मीन्स नॉर्मल कंडीशन में लोड, नॉर्मल कंडीशन में, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन को हम कंडीशन कंसीडर नहीं करते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन मीन्स नॉट परमिटेड एनी ओवरलोडिंग, नॉट परमिटेड एनी ओवरलोडिंग, परमिटेड नहीं। इसलिए जब ओवरलोडिंग परमिटेड नहीं है, उसके चांस नहीं है, तो इसमें हम
नो सेफ्टी फैक्टर को अप्लाई कर, नो सेफ्टी फैक्टर की जरूरत, नो सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। सर्विस लोड मतलब लोड अंडर नॉर्मल कंडीशन, नो एक्सपेक्टेशन टू इंक्रीज द लोड और एनी ओवरलोडिंग। और तीसरा हो गया, हमको इसके लिए सेफ्टी फैक्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहती है। दूसरा जो लोड होता है वो कहलाता है अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड। ये क्या होता है, जब लोड को इंक्रीज करते जाते हैं तो एक समय जब आएगा कि लोड क्या हो जाए, एक मेंबर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो फेलियर के पहले जितना लोड होता है, लोड को लेते हैं, वो लोड कहलाता है अल्टीमेट लोड, मतलब लोड बिफोर फेलियर। अब जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसमें ये नहीं मानना है कि जो आपका सर्विस लोड है उस पर क्या है, सर्विस लोड पर मेंबर या स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। फेल तो कहीं बहुत ज़्यादा जो अल्टीमेट लोड हो वहाँ पर स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। इसलिए इन दिस थ्योरी द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट के लिए लेते हैं हम आरसीसी डिजाइन में दो मटेरियल यूज हो रहा है, एक हो रहा है कंक्रीट और दूसरा हो रहा है आपका स्टील। जब कंक्रीट की बात करेंगे, कंक्रीट क्या है, सडनली फेल होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए अल्टीमेट लोड को लेते हैं। कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है इसलिए सडनली फेल होगी, और इसके लिए जिस पॉइंट पे फेल होती है वो कहलाती है अल्टीमेट लोड। स्टील डक्टाइल मटेरियल है, डक्टली जब यील्डिंग ज़्यादा हो जाती है तो स्टील अनसर्विसेबल हो जाती है, इसलिए हम स्टील के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, FY। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इस मेथड में हम कंक्रीट की जो कंक्रीट की अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, कंक्रीट की अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को और स्टील के यील्ड स्ट्रेंथ को एक सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, और उससे जो स्ट्रेस आता है, उससे जो स्ट्रेस आता है वो कहलाता है अपना आपका परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल परमिसिबल और अलाउबल स्ट्रेस। इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस कंक्रीट के लिए और यील्ड स्ट्रेस स्टील के लिए डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS इज इक्वल टू फेलियर लोड, अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ दोनों ही किसके बराबर होती है, फेलियर लोड के बराबर, फेलियर लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग लोड। जब स्ट्रेस की बात करेंगे तो फेलियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा, जब लोड की बात करेंगे तो फेलियर लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड हो जाएगा। ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है
वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्टील के लिए आपका 1 पॉइंट, स्टील के लिए FOS फॉर स्टील, ये है आपकी वैल्यू 1.78, जबकि कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 3। स्टील के लिए कम होता है और आपका कंक्रीट के लिए ज़्यादा होता है। इसकी वजह क्या है? कंक्रीट का क्वालिटी कंट्रोल जो है वो स्टील के क्वालिटी कंट्रोल से पुअर होता है, इसलिए हम कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेते हैं। अब इसमें इस डिजाइन में वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन में ये जो परमिसिबल स्ट्रेस लेते हैं, इसको हम किसी भी हालत में, जिसको हम निकालते हैं अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, ये परमिसिबल स्ट्रेस स्ट्रक्चरल मेंबर में नहीं बढ़ना चाहिए। एक स्पेसिफाइड वैल्यू दी हुई है, उस स्पेसिफाइड वैल्यू से परमिसिबल स्ट्रेस किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और परमिसिबल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? आपके परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू FC के डिवाइडेड बाय FOS, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड के डिजाइन में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। एजम्पशन से एडवांटेज क्या रहता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इजीली सॉल्व हो जाती है। पहला एजम्पशन क्या हैगा? एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, जब बीम पर लोड अप्लाई करेंगे तो बीम बेंड होगा, उसका क्रॉस सेक्शन क्या रहता है? प्लेन रहता है। और आफ्टर लोडिंग जबकि ये सेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इस एजम्पशन में मानते हैं कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसको हम समझे तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन आपका जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ती है, डायग्राम है स्ट्रेन डायग्राम, तो इसमें माना गया है कि हमारा स्ट्रेन जो है बिहेवियर इसका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्टील और कंक्रीट का बिहेवियर लीनियर माना गया है। इसलिए जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ बढ़ती है तो स्ट्रेन भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। मींस प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। दूसरा एग्जम्पशन क्या है? ऑल टेंसाइल स्ट्रेस इज टेकन बाय रेनफोर्समेंट एंड नन बाय कंक्रीट। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ऊपर कंप्रेशन है और नीचे टेंशन। यहाँ पर स्टील प्रोवाइड कर दी है टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट करने, इसमें साथ में कंक्रीट भी है। इस कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम क्या कर देते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन टेंशन इज इग्नोर्ड, मींस ऑल टेंसाइल स्ट्रेस इज टेकन बाय स्टील। थर्ड एग्जम्पशन है कंक्रीट एंड स्टील रीइंफोर्समेंट आर वेल बॉन्डेड, मतलब कंक्रीट और स्टील दोनों ही एक यूनिट की तरह वर्क करेंगे। कंक्रीट में जितना स्ट्रेन डेवलप होगा, स्टील के चारों तरफ क्या है? कंक्रीट, तो कंक्रीट में जो स्ट्रेन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? स्ट्रेन इन स्टील, द कंक्रीट सराउंडिंग द स्टील। यहाँ पे जो कंक्रीट है इसमें जो स्ट्रेन होगा वो स्टील के स्ट्रेन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है आपका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज कांस्टेंट एट ऑल स्ट्रेसेस। लोड इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेसेस भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें माना गया है कि आपका EC जो है वो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
जिसको आपने कोड में दिया है कि 5000 अंडर रूट एफ सी के, इट विल डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ, लेकिन लोड बढ़ने से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं होगी। तो ईसी को क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। द नेक्स्ट, द स्टील रेनफोर्समेंट इज फ्री फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेस व्हेन इट इज एम्बेडेड इन कंक्रीट। तो कंक्रीट में जो जैसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाते हैं तो स्टील को क्या करते हैं, पहले से प्री स्ट्रेस कर देते हैं, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में माना गया है कि किसी तरह का जो स्टील है जब कंक्रीट में एम्बेडेड की गई है तो आपका स्ट्रेस फ्री है। Structure designed to support working or service load without exceeding the permissible stress in concrete and steel। अब स्ट्रेस जो है पहले ही समझ लिया कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस जो होना चाहिए, लोडिंग की वजह से जितने स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए वो परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। अब जब लोड कैलकुलेट करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली कॉम्बिनेशन क्या रहता है अपना, डेड लोड का और लाइव लोड का। ये दोनों हमेशा ही काम करते हैं, डेड लोड प्लस लाइव लोड। इनकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा लाइव लोड, ये हमेशा जो हमने परमिसिबल स्ट्रेस फिक्स कर रखा है कंक्रीट और स्टील के लिए, उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब दूसरा लोड कॉम्बिनेशन रहता है कभी कभी डेड लोड लाइव लोड के साथ क्या है, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड भी रहता है। इस समय हम क्या करते हैं, कोड ने स्पेसिफाइड किया है 456 1978 डेड लोड प्लस लाइव लोड और प्लस विंड लोड WL या अर्थक्वेक लोड, यदि ये तीनों एक्ट कर रहे हैं तो इस समय हम परमिसिबल स्ट्रेस को 33% बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब इन तीनों की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो हो जाएगा, किससे कम होना चाहिए, 1.33 टाइम्स ऑफ द परमिसिबल स्ट्रेस। यहाँ पर ऑब्लिक साइन का यूज किया गया है, इसका मतलब है कि लोड कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को हम एक साथ काम करते हुए नहीं मानते, मतलब दे डू नॉट वर्क साइमल्टेनियसली। या तो डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड होगा कॉम्बिनेशन में, या डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड होगा। चारों नहीं हो जाएंगे कि डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड प्लस अर्थक्वेक, और परमिसिबल स्ट्रेस जो है उसको 33% बढ़ा देंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका कहलाता है ट्रांसफॉर्म्ड एरिया मेथड, ट्रांसफॉर्म एरिया मेथड, और दूसरा मेथड कहलाता है अपना फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड डायरेक्ट टेंशन डायरेक्शन, जब कभी मेंबर क्या होता है, टेंशन में होता है। हियर मेंबर आर इन डायरेक्ट टेंशन एंड फुल टेंशन इज टेकन बाय स्टील रेनफोर्समेंट एलोन, माने अकेले स्टील ही पूरा का पूरा टेंशन में रहती है, और स्टील क्या होती है, डायरेक्ट टेंशन में होती है। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस में सफिक्स यूज करते हैं। यदि बेंडिंग की वजह से होता है तो आप बोलते हैं बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस या बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, जबकि यदि बेंडिंग की वजह नहीं, डायरेक्ट टेंशन हो रहा है या डायरेक्ट कंप्रेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये जो आपका इसको डिनोट किया यदि हमने सिग्मा, सिग्मा जो यहाँ पर रहेगा ये परमिसिबल को डिनोट करेगा, परमिसिबल, और टी फॉर टेंशन। तो सिग्मा टी जो हो जाएगा डायरेक्ट टेंशन में वो हो जाएगा आपका FT अपॉन AC। स्ट्रेस इज इक्वल टू
लोड या फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन एरिया कितना हो जाएगा, जो आपका मेंबर का क्रॉस सेक्शन में कंक्रीट और स्टील दोनों है, तो एरिया में किसका एरिया रहेगा, कंक्रीट का एरिया प्लस स्टील का एरिया। लेकिन स्टील के एरिया को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है किसमें, कंक्रीट के एरिया में। और स्टील के एरिया को कंक्रीट के एरिया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, MAST। जैसे ये आपका बीम है, इसका हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, तो इसमें कंक्रीट का एरिया लेंगे और प्लस क्या करेंगे, जो AST है इसको मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट टेंशन इज इक्वल टू FT। FT क्या है, टोटल टेंशन इन द मेंबर। AC क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंक्रीट। AST, A for area, ST for steel, T for tension, S for steel। तो ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। M क्या है आपका, मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो। ये हो गया आपका डायरेक्ट टेंशन का। इसी तरह अपन फॉर्मूला लिखेंगे कंप्रेशन का, तो सिग्मा हो गया परमिसिबल के लिए और C4 हो गया कंप्रेशन के लिए। लोड को आप FC भी लिख सकते हैं या कंप्रेसिव लोड को P से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कॉलम में करते हैं। तो P हो गया कंप्रेसिव लोड डिवाइडेड बाई, यहाँ भी क्या रहेगा, लोड डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस आपका हो जाएगा MASC। जो स्टील हम यहाँ पर ASC क्या हो जाएगा, ASC होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन। C फॉर कंप्रेशन एंड T फॉर टेंशन। तो ये जो आपके एरिया को आपने किस में कर दिया, कंक्रीट के एरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है टेंशन में AC प्लस MAST से, और कंप्रेशन में AC प्लस MASC से। ये कहलाते हैं आपके इक्विवेलेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब कंक्रीट का एरिया जो है, जो रियल में आपका इतना था, अब बढ़ के ये स्टील को कन्वर्ट कर दिया और ये बन गया आपका प्लस इसमें MASC या MAST के बराबर हो जाएगा। अब एक नया टर्म आ गया है, मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो को डिनोट करते हैं M से। M is equal to, it is the ratio of modulus of elasticity of steel ES to the modulus of elasticity of the concrete EC। ये जो है, ये मॉड्यूलर रेशियो कहलाता है, स्टैटिक मॉड्यूलर रेशियो। जबकि IS 456 ने मॉड्यूलर रेशियो के लिए एक फॉर्मूला दिया है, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ये फॉर्मूला है आपका M इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा CVC। सिग्मा CVC क्या है, परमिसिबल, सिग्मा मीन्स परमिसिबल, C मीन्स कंक्रीट और BC मीन्स B फॉर बेंडिंग और C मीन्स कंप्रेशन। मीन्स क्या हो गया, सिग्मा CVC इज द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यू टू बेंडिंग इन न्यूटन पर mm स्क्वायर और MPa। ये जो फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि IS कोड ने जो मॉड्यूलर रेशियो के लिए फॉर्मूला लिया है, उसमें आपने
ये एम किसको ये इट द एक्सप्रेशन एम पार्शियली टेक इनटू द अकाउंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ सच एज क्रीप। क्रीप क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो क्रीप की वजह से स्ट्रेस चेंज हो जाते हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि इन्होंने क्रीप के इफेक्ट को पार्शियली कंसीडर किया है। इसमें तो कंसीडर ही नहीं किया है, और इसमें भी जो कंसीडर किया है क्रीप के इफेक्ट को पार्शियली लिया हुआ है, फुली कंसीडर नहीं किया गया। अब कुछ डेफिनेशन चलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? सॉन्ग में पढ़ा ही हुआ है कि जब लोड अप्लाई करते हैं, लोड किसी बीम पर और आपने अप्लाई किया है तो आपका बीम बेंड हो जाता है, और उसके जो क्रॉस सेक्शन को तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। दिस इज स्ट्रेट लाइन डिवाइडिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इन कंप्रेशन एंड टेंसाइल जोन। तो ये कहलाता है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कंप्रेशन होता है, और यदि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होते हैं। इसका उल्टा कैंटिलीवर में होता है, ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है और नीचे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। अब न्यूट्रल एक्सिस तो हो गया, लेकिन आपका लिखा रहता है कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। तो ये कंप्रेशन का टॉप मोस्ट फाइबर से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कहलाती है अपनी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट करते हैं एन से। न्यूट्रल एक्सिस ये हो गया आपका एन। अब बैलेंस सेक्शन। दो तरह के सेक्शंस बिहेवियर के हिसाब से होते हैं। एक सेक्शन कहलाता है बैलेंस सेक्शन और दूसरा कहलाता है अपना अनबैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस सेक्शन बैलेंस्ड सेक्शन और अनबैलेंस्ड सेक्शन। अनबैलेंस्ड सेक्शन के दो रूप होते हैं। एक आप बीम का क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, तो इसको आप याद रखिए। ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो कि लिमिट स्टेट मेथड से बिल्कुल अलग होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस ये हो गया आपका। यहाँ पर आपने टेंसाइल जोन में स्टील प्रोवाइड कर दी, इसलिए इसको बोलेंगे AST। ये बीम होता है आपका, जिसका क्रॉस सेक्शन में ब्रेथ B से डिनोट करते हैं। यहाँ पर बीम की ये ओवरऑल डेप्थ होती है। ओवरऑल डेप्थ मतलब टॉप से लेके बॉटम तक की डेप्थ, लेकिन इसमें कवर वगैरह को हटा देते हैं। जो फिनिशिंग, कवर को नहीं हटाना है, फिनिशिंग को हटा देते हैं। तो ये ओवरऑल डेप्थ जो है कि आपकी वो क्या हो गई D। डिजाइन में अपने को जो जरूरत पड़ती है वो एक्चुअल होती है इफेक्टिव डेप्थ, और इफेक्टिव डेप्थ को डिनोट करते हैं हम स्मॉल d से। तो ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू कैपिटल D, और इफेक्टिव डेप्थ होती है आपकी स्मॉल d। स्मॉल d, ठीक है। अब इसका क्या बनाते हैं आप? ये न्यूट्रल एक्सिस से आगे को बढ़ाया तो पहले बनाते हैं स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है? लीनियर। जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, तो आपका स्ट्रेन क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। ऊपर कंप्रेशन में कंक्रीट को कंसीडर करते हैं, तो ये हो गया EC, E फॉर स्ट्रेन, स्ट्रेन इन कंक्रीट, और ये हो गया आपका स्ट्रेन इन स्टील, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इसको डिनोट करते हैं N से,
और n इज इक्वल टू हो गया आपका के डी। के को आगे पढ़ते हैं। अब इफेक्टिव डेप्थ के जो बॉटम है, ये जो लाइन है स्टैंड डायग्राम की, कहाँ से पास होगी? ओवरऑल डेप्थ से नहीं, जस्ट सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ये आपकी हो जाएगी। यदि हम डी में से एन को माइनस कर दें तो क्या बचेगी? नीचे की डेप्थ आ जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? डी माइनस एन या डी माइनस के डी। ये हो गया आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड का स्ट्रेन डायग्राम। अब इसी को स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक पोर्शन आपका वर्टिकल एक्सिस के इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, क्योंकि ऊपर क्या है? कंप्रेशन है, तो नीचे क्या है? टेंशन, इसलिए दोनों अपोजिट साइड में रहते हैं। अब स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। तो ऊपर रहेगा कंक्रीट, कंप्रेशन को रजिस्ट करेगी, जिसको बोलते हैं सी या सिग्मा CBC, सी फॉर कंप्रेशन इन कंक्रीट। और यहाँ पर आपका हो गया T/M। स्ट्रेस इन स्टील, लोड की वजह से जो स्टील में स्ट्रेस डेवलप हुए वो है सिग्मा। ST तो होता है परमिसिबल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ? T, टेंसाइल स्ट्रेस स्टील में। तो कंक्रीट में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा? T/M। इसको प्रूव किया जा सकता है, T आगे करेंगे भी, T/M। इस थ्योरी में क्या माना गया है कि स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट। इसको ड्राइव करेंगे तो हमको मिलेगा आपका, पहले पढ़ लेते हैं, कंसीडर कैसे? बैलेंस सेक्शन या कोई सा भी सेक्शन में, तो टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल टेंशन। तो कंप्रेसिव फोर्स को कैसे निकालेंगे? कंप्रेसिव फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर कंप्रेशन है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। यहाँ पर स्ट्रेस कितना है? C, और यहाँ पर स्ट्रेस कितना है? 0। न्यूट्रल एक्सिस पर किसी भी तरह का स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, तो यहाँ पर स्ट्रेस हो गया 0। तो ये ऊपर के सेक्शन में एवरेज स्ट्रेस कितना हो जाएगा? C + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 1/2। ये तो स्ट्रेस निकल आया। अब इस स्ट्रेस को हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। बीम की विड्थ कितनी है? B, और यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेसिव एरिया कितना है? B मल्टीप्लाइड बाई D, और D को डिनोट करते हैं अपन KD से। तो ये डेरिवेशन किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के काम में आएगा। तो इसको याद करने की बजाय टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया 1/2 C इंटू B इंटू KD। टोटल टेंशन, टेंशन के कौन रजिस्टर कर रहा है? स्टील। स्टील में कितना टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ? T, और T और एरिया ऑफ स्टील कितना है? AST। ठीक है, अब यहाँ पर K आ गया। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं बैलेंस सेक्शन की, तो बैलेंस सेक्शन के लिए K की जगह रिप्लेस क्या कर देते हैं? KC, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल। K कहलाता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। इसका मतलब है कि इफेक्टिव डेप्थ को यदि हम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकल आती है। तो N इज इक्वल टू हो गया KD। बैलेंस सेक्शन के लिए डेप्थ क्या होती है? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर को डिनोट करते हैं KC, और KC का फॉर्मूला होता है MC/MC + T। यदि हम इसी को डिवाइड कर दें MC से, तो न्यूमरेटर में रह जाएगा 1, और MC को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और T को MC से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/MC, T/MC। ठीक है, इसी को बोलते हैं 1/1 + T/C को बोलते हैं R डिवाइडेड बाई M। या बोल सकते हैं LCM लिया तो ये आ जाएगा M/M
प्लस आर। आर वर्ड यदि आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में तो आर कहलाता है स्ट्रेस रेशियो। स्ट्रेस रेशियो किसके बराबर होता है आपका? आर इज इक्वल टू होता है टी अपॉन सी, टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील। बैलेंस सेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? बैलेंस सेक्शन। इसके कई नाम हैं, बैलेंस सेक्शन भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक सेक्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है तो इकोनॉमिक सेक्शन भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन। बैलेंस सेक्शन पढ़ देते हैं। एक बैलेंस सेक्शन बनाते हैं। ये बीम है, बीम की विड्थ बी है और यहाँ पर आपका क्या है? स्टील प्रोवाइड की हुई है। इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। वर्किंग में स्ट्रेस मेथड है वो स्ट्रेस बेस्ड है, जबकि लिमिट स्टेट मेथड में प्राइमरी जो फैक्टर है वो स्ट्रेन कंसेप्ट है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस का, यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम बनाया। ये बैलेंस सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, NC इज इक्वल टू KC मल्टीप्लाइड बाय D। अब बैलेंस सेक्शन किसको बोलते हैं? द सेक्शन इन विच स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में स्ट्रेस क्या होता है? C, एंड स्टील, स्टील में जो स्ट्रेस है वो है आपका T या सिग्मा ST T। ठीक है, सी और टी और सी और सिग्मा CBC में क्या अंतर है? सी जो है वो ये बताता है कि जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो कंक्रीट में कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है, जबकि सिग्मा CBC क्या बताता है कि परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है। इसी तरह से सिग्मा ST क्या बताता है? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, जबकि टी बताता है कि लोड की वजह से यहाँ पर बॉटम में कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है। तो ये जो आपका लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है, तो जैसे जैसे लोड को इंक्रीज करेंगे तो दोनों क्या है? बढ़ते जाएंगे। सी की वैल्यू बढ़ेगी और टी की वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ते 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 यदि ये वैल्यू सी सिग्मा CBC के बराबर हो जाए और उसी समय टी जो है वो सिग्मा ST के बराबर, और साइमल्टेनियसली लोड को इंक्रीज करने पर एक साथ क्या होता है कि आपकी C और T की वैल्यू रिस्पेक्टिवली सिग्मा CBC के बराबर हो जाए और T की वैल्यू सिग्मा ST के बराबर, माने दोनों में स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर एक साथ ही होता है, एक साथ ही पहुंचता है। तो ऐसे सेक्शन को बोलते हैं आपका बैलेंस सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ही जब परमिसिबल स्ट्रेस पर सेम टाइम में पहुंचेंगे, मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट और स्टील दोनों ही एक साथ फेल होंगे। जब दोनों तो एक साथ फेल होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मटेरियल जो कि कंक्रीट और स्टील है उसकी फुल स्ट्रेंथ को हमने यूज किया है, इसीलिए इस सेक्शन को बोलते हैं इकोनॉमिक सेक्शन। अब IS कोड ने M के बराबर क्या बताया है? 280 डिवाइडेड बाय
3 सिग्मा CBC। यदि हम इधर ले जाएं इसको तो ये हो जाएगा MC इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 93.33, राइट। केसी की वैल्यू क्या थी? MC अपॉन MC प्लस टी। MC को रिप्लेस कर दिया किससे? 93.33 से। 93.33 और प्लस टी। टी की वैल्यू डिपेंड करेगी कि अलग अलग स्टील के लिए जो स्ट्रेस आया है, अलग अलग स्टील के लिए सिग्मा एस टी, मतलब जो लोड की वजह से स्ट्रेस आएगा हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना डेप्थ ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू KC इंटू डी, जब KC में इस फैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसमें कहीं भी कंक्रीट का टर्म नहीं है इसमें KC में। इसलिए क्या बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ critical neutral axis depth factor does not depend upon the grade of concrete, चाहे grade of concrete M20 हो, 25 हो, M15 हो, तो न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर जो KC की वैल्यू वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इट विल डिपेंड अपॉन ऑन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील या रीइंफोर्समेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आपको इसका जवाब देना है कि डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड ओनली ऑन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। अब ये परमिसिबल स्ट्रेस अलग अलग स्टील के लिए अलग अलग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अपना सिग्मा एसटी की वैल्यू ले लेते हैं। सिग्मा एसटी क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, जो कैसे मिलता है? आपका यील्ड पॉइंट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78। परमिसिबल स्ट्रेस आपका Fe250 के लिए कितना लेते हैं? 140 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fe415 के लिए ये वैल्यू लेनी है, 2 होता है 230 MPa, और Fe500 के लिए परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा एसटी की वैल्यू होती है आपकी 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कंक्रीट के पर स्टील के परमिसिबल स्ट्रेस हो गए हैं, इसको अपने को वैल्यूज को याद कर लेना है। इसके बाद क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। परमिसिबल स्टडी मटेरियल में ये टेबल दी हुई है, वहां से अपने को देख लेना है। मोस्ट कॉमनली ग्रेड कंक्रीट के जो यूज होते हैं, तो पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड की समय M15 M20 का यूज होता था, जनरली M20 M25। इनकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, या कोड में भी ये टेबल दी हुई है, लेकिन इतने सारे को याद करने की बजाय तुम कॉमन सेंस से क्या है कुछ याद करते हैं। तो कंक्रीट में जब डायरेक्ट कंप्रेशन होगा तो उसमें जो परमिसिबल स्ट्रेस बोलते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा, मींस परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन पर डायरेक्ट कंप्रेशन। सीसी मींस डायरेक्ट कंप्रेशन इन कंक्रीट। ये जो वैल्यू रहती है M15 के लिए 4 MPa, M20 के लिए 5, M25 के लिए आपका रहती है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरह जब बीम बेंड होता है तो उसकी वजह से जो कंप्रेशन डेवलप होता है उसको बोलते हैं बेंडिंग कंप्रेशन। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, M15 के लिए ये वैल्यू होती है 5, M20 के लिए 7 MPa और M25 के लिए 8.5 MPa। देन
बॉन्ड स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होते हैं वो कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं टाउ BD से। ये वैल्यू आपकी रहती है M15 के लिए 0.8 0.6 MPa, M20 के लिए 0.8 MPa और M25 के लिए आपका 0.9 MPa। इसके अलावा एक और फैक्टर यूज हो रहा है जिसको हम निकाल सकते हैं, ये आपका मॉड्यूलर रेशियो M की वैल्यू रहती है आपकी ES/EC के ऊपर, ठीक है। तो मॉड्यूलर रेशियो M आपका M15 के लिए लेना है हमको अप्रोक्सीमेटली 19, M20 के लिए 13 और M25 के लिए 11। ये हो गया मॉड्यूलर रेशियो। कुछ डाटा हमें याद रहते हैं तो एग्जाम में हमें सॉल्व करने में क्या है आसानी होती है, टाइम वेस्ट नहीं होता। अब इस टेबल को आप जब स्टडी मटेरियल अपनी ई बुक्स में देखेंगे तो आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सिग्मा सी M15 के लिए क्या है 4 है, इसका मतलब है कि लगभग 25% है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस कंक्रीट की कितनी है 15 और 4 कितना हुआ लगभग 15 का 25% हुआ आपका 3.75। तो यहाँ 4 लिया है। M20 के लिए कितना लिया है 5 लिया है और M25 के लिए यहाँ पर होगा 6, गलत लिखा हुआ है 6। तो इसका मतलब है कि जो आपका सिग्मा सीसी की वैल्यू है आपकी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन लगभग 0.25 FCK के बराबर होता है। तो याद नहीं आ रहा है, यदि अपना 25% ले लें कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का, तो ये क्या आ जाता है सिग्मा सीसी आ जाता है उस ग्रेड की कंक्रीट के लिए। इसीलिए इस वाले कॉलम को देखेंगे तो सिग्मा सीबीसी जो है वो लगभग 1/3 आता है, 1/3 आता है। 15 का 1/3 5 हो गया, 20 का 1/3 लगभग 7 हो गया और 25 का 1/3 हो गया आपका 8 तो जो सिग्मा सीबीसी होता है वो लगभग कितना होता है 0.33 FCK के बराबर होता है। बॉन्ड स्ट्रेस की बात करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेस जो हैगा आपका ये जो वैल्यू दी हुई है ये किस में दी हुई है आपकी टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। टेंसाइल स्ट्रेस के लिए क्या होती है बॉन्ड स्ट्रेस परमिटेड बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है। क्यों? जब हम मेंबर को खींचते हैं तो ये जो बार इसके अंदर प्रोवाइड किए हैं तो टेंशन डेवलप होने से बार का डायमीटर कम हो जाता है और कंक्रीट और बार के बीच में जो एडिशन है वो क्या है कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इसका उल्टा कब होता है जब हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड करते हैं बार का डायमीटर क्या हो जाता है इंक्रीज होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है बढ़ जाती है। इसलिए बताया है कि आपका कि बॉन्ड स्ट्रेस गिवन एबव फॉर टेंसाइल स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बाय 4। जहाँ पे कंप्रेशन में बार होंगे उनमें बॉन्ड स्ट्रेस को टाउ BD की वैल्यू आपकी जो टेबल में दी है उसको 25% बढ़ा देंगे। किसके लिए? कंप्रेशन के लिए। इसी तरह जो बार्स होते हैं आजकल बार आते हैं HYSD, तो HYSD बार में रिफ्स होते हैं उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसलिए पुराना जो कोड था IS 456 1970 वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपका इसका आंसर देना है कि बॉन्ड स्ट्रेस गिवन एबव कैन बी इंक्रीज्ड बाय 60% फॉर HYSD बार। तो HYSD बार के लिए आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ को 60% बढ़ा देना है। जबकि लिमिट स्टेट मेथड पढ़ेंगे तो नए कोड में यहाँ पर आ गया है 40%।
वहाँ पे क्वेश्चन को देखना है कि 60% वर्किंग स्ट्रेस मेथड का पूछा हुआ है या कुछ नहीं पूछा है या लिमिट स्टेट मेथड का है, तो ये वैल्यू आपकी डिफॉर्म बार के लिए हो गई है आपकी 40%। आप परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील रीइंफोर्समेंट, जिस तरह की ये टेबल है उसी तरह क्या है स्टील के लिए भी टेबल होती है। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील रीइंफोर्समेंट सिग्मा एस इन स्टील। ठीक है, एक बात याद रखनी है टेबल में, आपके ग्रेड क्या होगा, FE 250, FE 415 और FE 500। यहाँ पर बार का डायमीटर का भी दिया हुआ है कोड में। बार डायमीटर इंक्रीज होने से थोड़ा सा परमिसिबल स्ट्रेस कम हो जाता है। यदि 20 mm तक की बात करें, अप टू 20 mm, तो इसी तरह डायरेक्ट टेंशन में यदि आप बात करें तो आपका टेंशन में परमिसिबल स्ट्रेस FE 250 के लिए 140 है MPa और कंप्रेशन में कम होता है, कंप्रेशन में 130 है। और इसके बाद क्या है, शियर में भी वही है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FE 415 के लिए यदि इसको डायमीटर को बढ़ाएंगे तो आपका 20 mm से के लिए ये वैल्यू क्या हो जाती है, 140 से हट के 130 हो जाती है और यहाँ तीनों जगह 130 MPa हो जाती है। इसके बाद आता है FE 415 के लिए। FE 415 में आपका 20 mm डायमीटर है, तो ये वैल्यू होती है 230 डायरेक्ट टेंशन। कंप्रेशन में फिर थोड़ी सी कम रहती है 190 MPa और यहाँ पर शियर में फ्लेक्चर बेंडिंग के बराबर होती है 230 न्यूटन पर mm। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि FE जो 500 है उसके लिए डायरेक्ट टेंशन में ये वैल्यू आपकी कोड से चेक कर लीजिए 230। मेरी समझ में ये क्या है, ज़्यादा होती होगी बेंडिंग, कंप्रेशन में 275 होना चाहिए, 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन कंप्रेशन में आपका क्या है, वैसे ये निकल आती है कि FE 500 को यदि हम 1.8 के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आना चाहिए लगभग 0.55 FY कितना हो गया 500। तो 500 का तो ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब करेक्ट क्या होगा 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट टेंशन में FE 415 से FE 515 में परमिसिबल स्ट्रेस बेंडिंग कंप्रेस ये क्या है बेंडिंग टेंशन में ज़्यादा है, लेकिन कंप्रेशन में और शियर में दोनों ही स्टील के लिए परमिसिबल स्ट्रेस क्या है बराबर लिया हुआ है। यहाँ पर भी 190, ये ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव में बनता है। सिग्मा ST क्या होता है आपका, यहाँ पर सिग्मा ST की बात करते हैं डायरेक्ट टेंशन। तो मैक्सिमम अलाउड टेंसाइल स्ट्रेस इन वैल्यू, इस वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, इस वैल्यू की किसके बराबर आ जाती है, आप इसको निकाल सकते हैं अपन, सिग्मा ST इज इक्वल टू FY अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी मीन्स 1.8। अब बैलेंस सेक्शन ही चल रहा था अपना। अब बैलेंस सेक्शन में क्रिटिकल एक्सिस डेप्थ फैक्टर KC को अपन ने पढ़ लिया है। फिर से वही डायग्राम, लीवर आर्म क्या होती है, लीवर आर्म स्ट्रेस डायग्राम है, ऊपर कंप्रेशन। कंप्रेशन कहाँ पे काम करता है, कंप्रेसिव जो स्ट्रेस डायग्राम है उसके CG पर। ये CG कहाँ पे रहेगी, इस ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के यदि टॉप से देखेंगे तो 1/3 पे रहेगी A। डेप्थ कितनी है न्यूट्रल एक्सिस की आपकी, वो है N।
एन किसके बराबर है, के इंटू डी। तो यहाँ पे काम करेगा आपका कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल फोर्स कहाँ पे काम करता है, रीइंफोर्समेंट के पर, जहाँ पे होता है रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी सीजी पर, इनकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तभी तो ये क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, एम मूवमेंट डेवलप होगा। तो एरो किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये अपना लीवर आर्म किसको कहते हैं, लीवर आर्म इज इक्वल टू जेडी, लीवर आर्म इज इक्वल टू जेडी। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। तो ये जे जो है आपका, जहां पर कंप्रेसिव फोर्स वर्क करता है और टेंसाइल फोर्स वर्क करता है, इसके बीच का ये जो है आपकी कहलाती है, इस फैक्टर से मल्टीप्लाइड करें यदि इफेक्टिव, ये डेप्थ कंप्रेशन से लेकर के टेंसाइल फोर्स के बीच की डेप्थ कहलाती है लीवर आर्म। लीवर आर्म इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय जे। जे क्या है, लीवर आर्म फैक्टर, लीवर आर्म फैक्टर। लीवर आर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन, आपका डी माइनस, अब यदि आपने इसको माइनस किया, ये सी जी कहाँ पर होगी, यदि ये डिस्टेंस है एन, तो ऊपर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एन बाई थ्री। सी जी एन बाई थ्री पे काम करेगी, तो डी में से यदि हम एन बाई थ्री को माइनस कर दें, और एन किसके बराबर होता है, के डी के बराबर, के डी बाई थ्री। इसका मतलब डी कॉमन लिया, ये आ गया आपका 1 माइनस के बाई थ्री। तो लीवर आर्म फैक्टर को यदि इफेक्टिव डेप्थ से मल्टीप्लाइड करें तो लीवर आर्म हो जाती है। तो लीवर आर्म फैक्टर जे इज इक्वल टू हो गया अपना 1 माइनस के डिवाइडेड बाई थ्री, 1 माइनस के डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है, अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, लीवर आर्म, क्योंकि हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, और हमेशा मोमेंट किसके बराबर रहता हैगा, फोर्स कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फोर्स मोमेंट किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या किसके बराबर होती है, लीवर आर्म। तो जब हम कंप्रेसिव फोर्स को लीवर आर्म से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, या टेंसाइल फोर्स को लीवर आर्म से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाता है। इसी फिगर को द्वारा डिस्कस करते हैं। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है अपना डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, किसके लिए, बैलेंस सेक्शन के लिए, या किसी भी सेक्शन के लिए हमको न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी। अपने को याद रखना है, ऊपर कंप्रेशन हुआ, कंप्रेसिव एरिया, इस बीम की विड्थ कितनी है बी, यहाँ तक डेप्थ कितनी, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ एन। ठीक है, और ये हो गया आपका स्ट्रेस डायग्राम, ऐसा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्रेशन है, और यहाँ पे आपका ये जो कंक्रीट है स्टील को सराउंड कर रही है, उसमें स्ट्रेस है टी बाई एम। ये डेप्थ हो जाएगी आपकी डी माइनस एम। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि आपका लेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज एन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्रेसिव एरिया। कंप्रेसिव एरिया यहाँ का कितना है, बी विथ है, और एन क्या है, कंप्रेसर कितने में है, बी और एन में, तो बी मल्टीप्लाइड बाई एन। ठीक है, तो इक्वेटिंग द मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया टू द मूवमेंट ऑफ इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। मूवमेंट किसके अबाउट लेना है,
न्यूट्रल एक्सिस के लिए। किसका? कंप्रेसिव एरिया। कंप्रेसिव एरिया कितना है? B इंटू एन। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? n/2। ठीक है। अब इक्विवेलेंट एरिया, एरिया ऑफ स्टील कितना है? AST। इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा? M इंटू AST। पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, इक्विवेलेंट एरिया निकालना M इंटू AST। ये न्यूट्रल एक्सिस के बाद मोमेंट लेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? D माइनस n। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके द्वारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपको स्टील दे देते हैं, इफेक्टिव डेप्थ दे देते हैं और कंक्रीट का ग्रेड दे दिया, उससे मॉडुलर रेशियो। इससे आपसे पूछते हैं कि इस बीम की न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ क्या होगी। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया? Bn² इज इक्वल टू MAST मल्टीप्लाइड बाई dy। कभी कभी ये भी पूछते हैं, यदि स्टील में इतना स्टील डाला हुआ है तो परमिसिबल स्ट्रेस स्टील में इतना है तो कंक्रीट में कितना हो जाएगा स्ट्रेस डेवलप होगा, या कंक्रीट का दिया हुआ है तो स्टील में कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ। इसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस डायग्राम का यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस डायग्राम दिख रहा है, यदि दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं तो C को यदि हम किससे डिवाइड कर दें? C डिवाइडेड बाई n, ऊपर वाला C डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? T डिवाइडेड बाई m और नीचे की डेप्थ हो जाएगी D माइनस n। इसका यूज करके हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं और इसका यूज करके डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। अब आया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब बीम जो है कितना मूवमेंट रजिस्ट कर सकता है या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहे LSM मेथड हो आपका या WSM मेथड हो, हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपको टोटल कंप्रेशन को आपका लीवर आर्म से मल्टीप्लाइड करेंगे या टोटल टेंशन को लीवर आर्म से मल्टीप्लाइड करेंगे। यदि कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन से हम निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों ही कंक्रीट और स्टील साइमल्टेनियसली फेल होती हैं। तो यदि आप दोनों से कैलकुलेट करेंगे स्टील के द्वारा या कंक्रीट के द्वारा तो सेम आंसर प्राप्त होगा। सॉल्यूशन जो आएगा उससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम आएगा। तो पहले कंक्रीट को ले लेते हैं, कंक्रीट के द्वारा निकालते हैं तो टोटल कंप्रेशन C मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। टोटल कंप्रेशन अभी निकाला था 1/2 एवरेज कंप्रेशन C इंटू B स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया कितना था? B इंटू n, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म JD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब रख सकते हैं n इज इक्वल टू रख सकते हैं KD C B इंटू n इज इक्वल टू KD इंटू JD। मल्टीप्लाइड किया तो ये आ गया आपका 1/2 CJK BD²। ये जो 1/2 CJK होता है इसको एक साथ कंपाइल कर दिया तो ये बन गया RBD², या कुछ बुक्स क्या कुछ राइटर्स रेफर करते हैं QBD²। RBD² या तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन इज इक्वल टू RBD² या QBD² और Q इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2 CJK। इसका मतलब है, और इस Q को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। Q क्या है? Q है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। अब
इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं कि बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन में सब कुछ फिक्स हो गया कि कंक्रीट को भी और स्टील को क्या है, दोनों को ही एक साथ फेल होना है। कंक्रीट के ग्रेड के हिसाब से स्टील जो आपकी वो है कितनी प्रोवाइड, कितना परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड करें कि बैलेंस सेक्शन बन जाए। तो परसेंटेज स्टील पीसी इज इक्वल टू होता है आपका 50 केसी सिग्मा सीबीसी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन डिवाइडेड बाय सिग्मा एसटी। इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज स्टील बैलेंस सेक्शन में निकाल सकते हैं। जैसे M20 ग्रेड कंक्रीट है तो सिग्मा सीबीसी रख दिया आपने 7 और सिग्मा एसटी यदि आपने Fe250 यूज किया है तो 140 रखा। केसी जो है आपका निकाल लेंगे कैसे, MC अपॉन MC प्लस टी से, तो परसेंटेज स्टील आ जाएगा। बुक में दिए हुए रहेंगे कि अलग अलग ग्रेड के हिसाब से इनकी वैल्यू क्या होती है, के और जे की वैल्यू, न्यूट्रल एक्सीडेंट फैक्टर और लीवर आर्म फैक्टर की वैल्यू याद कर सकती हैं। अब अगली बात कंसेप्ट, बैलेंस सेक्शन फिनिश हो गया। अनबैलेंस सेक्शन, अनबैलेंस सेक्शन दो तरह के होते हैं, अनबैलेंस। यहाँ पर आपने अभी छोड़ दिया है अपने एम स्टील से कैसे निकालेंगे, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन का स्टील से निकालेंगे तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। स्ट्रेस कितना है सिग्मा एस टी, एरिया ऑफ स्टील क्या है ए एस टी, ये हो गया फोर्स, और फोर्स को अपन ने लीवर आर्म से बदल दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एस टी मल्टीप्लाइड बाय जे डी। अब अनबैलेंस सेक्शन को पढ़ते हैं। अनबैलेंस सेक्शन का मतलब क्या है, this is the section in which the quantity of steel provided is different, अलग होती है from what is required for balance section। बैलेंस सेक्शन के लिए स्टील आप इस तरह से निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम स्टील यदि हमने प्रोवाइड की है तो वो अनबैलेंस सेक्शन हो जाता है। अनबैलेंस सेक्शन दो तरह के पढ़ते हैं। पहला जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ये बी में पहले बैलेंस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। बैलेंस सेक्शन के लिए मान लीजिए आपने क्या है 3 बार की जरूरत पड़ती है ना। कंक्रीट और स्टील दोनों ही क्या है साइमल्टेनियसली फेल होंगी। ये बैलेंस सेक्शन का है स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। बैलेंस सेक्शन के लिए 3 बार की जरूरत थी और हमने क्या किया है कि 3 बार की जगह 2 ही बार प्रोवाइड किए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इस स्टील को कम प्रोवाइड किया है, तो द सेक्शन इन विच द क्वांटिटी ऑफ स्टील इज प्रोवाइडेड लेस देन फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के लिए जितनी स्टील की जरूरत होती है उससे यदि हम कम स्टील प्रोवाइड करेंगे तो वो सेक्शन कहलाएगा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब स्टील को कम प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, तो स्टील कम प्रोवाइड की है तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो स्टील में पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। स्टील में आपका क्या हो गया फुली स्ट्रेस हो जाएगी, जबकि कंक्रीट जो है आपकी परमिसिबल वैल्यू तक नहीं पहुंच गई।
अब इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे यहां से, 3 बार की जगह 2 बार प्रोवाइड की, ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पर। अब जो नई डेप्थ बनेगी, ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए जो न्यूट्रल एक्सिस है वो शिफ्ट हो गया है अपवार्ड, और कंप्रेसिव स्ट्रेस स्टील में परमिसिबल वैल्यू तक पहुंच गया है, जबकि कंक्रीट में ये स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट की यहाँ पे जो फुल स्ट्रेंथ थी वो डेवलप नहीं हुई है, जबकि स्टील की जो फुल स्ट्रेंथ है वो इसके बराबर हो गई है। और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी एनी actual depth of neutral axis will be less than the critical depth of the neutral। आप देख ही रहे हैं कि आपका न्यूट्रल एक्सिस अपवार्ड शिफ्ट हो गया है, और यहाँ पर जो फेलियर होगा तो पहले फिर कौन होगा, परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच गई है स्टील, इसलिए फेलियर किसका होगा, स्टील का। और स्टील किस में है, टेंशन में। स्टील साथ में कैसा मटेरियल है, तो ये फेलियर क्या कहलाएगा, फेलियर हुआ टेंसल में, इसलिए ये कहलाएगा टेंसाइल फेलियर, टेंसाइल फेलियर। इसके अलावा जब स्टील में टेंशन की वजह से टेंशन फेलियर हुआ, और स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल, कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है। फेल हुई स्टील, तो स्टील फेल होने से पहले क्या है, यील्ड होएगी, एलोंगेट होएगी। एलोंगेट होने से जो क्रैक डेवलप होंगे, यहाँ पर नीचे क्या है, वाइडर क्रैक आ जाएंगे, ये क्रैक क्या है, विजिबल हो जाएंगे। तो ये फेलियर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डक्टाइल फेलियर। और डक्टाइल फेलियर मतलब हुआ कि बीम जो फेल होगा वो ग्रेजुअली फेल होगा। इसलिए आरसीसी डिजाइन में अंडर रेनफोर्स सेक्शन को परमिट करते हैं, ज्यादा स्टील को नहीं। या तो बैलेंस सेक्शन को यूज करेंगे या आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन को यूज करते हैं। दूसरा जो है वो कहलाता है आपका, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में फेल क्यों हुआ है, स्टील पहले, कंक्रीट तो परमिसिबल स्ट्रेस में नहीं, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम स्टील को यूज करेंगे। वही फॉर्मूला आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, या फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स हो जाएगा आपका स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस लीवर आर्म के बराबर, तो ये हो जाएगी जी। अंडर रेनफोर्स सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्म पूछा जाता है तो स्टील का यूज करना है, और आपका सिग्मा ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू जे डी के द्वारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। इसके अलावा जो दूसरा जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। यहाँ पर हम स्टील क्या है, ओवर प्रोवाइड करते हैं, मतलब 3 बार बैलेंस सेक्शन की लिए जरूरत थी, तो अब स्टील क्या कर दी, 4 बार प्रोवाइड कर दी। इससे क्या होगा कि जब हम लोडिंग बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस डेवलप कर होंगे, तो स्टील जो रहेगी वो परमिसिबल वैल्यू पे नहीं पहुंचेगी, जबकि कंक्रीट क्या हो जाएगी, फुली स्ट्रेस्ड हो जाएगी। कंक्रीट फुली स्ट्रेस्ड मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगी ओवर, और स्टील जो रहेगी वो उसमें फुली स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो अब की बार क्या हुआ कि न्यूट्रल एक्सिस क्या हुआ, नीचे शिफ्ट हो गया। तो दिस इज द सेक्शन इन विच द क्वांटिटी ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस सेक्शन। मतलब EST provided
AST provided is more than AST required for balance section। कंप्रेसिव स्ट्रेस किस में फैल जाए, कंक्रीट फुली स्ट्रेस हो जाएगी, जबकि स्टील क्या रहेगी, बिलो स्ट्रेस रहेगी। एक्सट्रीम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील reaches its permissible value, the corresponding tensile in stress in concrete will be less than its permissible value। तो कंप्रेशन में कंक्रीट की फुल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी मोर देन द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एट क्रिटिकल सेक्शन। अब कंक्रीट में स्ट्रेस पहले परमिसिबल वैल्यू से पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट पहले फेल होएगी, कंक्रीट पहले फेल। और कंक्रीट कैसे है, N इज मोर देन NC। कंक्रीट के बिहेवियर की बात करते हैं तो कंक्रीट कैसा मटेरियल है, आपका ब्रिटल मटेरियल। कंक्रीट किस में है, आपकी कंप्रेशन में। कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है और ब्रिटल मटेरियल से जब लोड इंक्रीज करेंगे तो फेलियर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सडन कोलैप्स होएगा, जबकि अंडर रिइंफोर्समेंट ग्रेजुअली कोलैप्स था। जो क्रैक्स डेवलप होंगी वो बॉटम, कंक्रीट को फेल होना है इसलिए जो बॉटम में जो है वो फाइन क्रैक, अंदर की साइड वाइडर क्रैक रहेंगे और फेलियर क्या रहेगा, सडन। तो इस फेलियर को बोलते हैं आपका सडन फेलियर, ब्रिटल एंड सडन फेलियर बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए फेल कौन हुआ, पहले कंक्रीट, इसलिए कंक्रीट का यूज करेंगे। और कंक्रीट का यूज करने के लिए वही एरिया, परमिसिबल स्ट्रेस 1/2 सिग्मा CBC मल्टीप्लाइड बाई एरिया हो गया अपना NB इंटू N और मल्टीप्लाइड बाई D/R, D माइनस N/3। परसेंटेज ऑफ स्टील यदि हम बढ़ाते जाएंगे तो ये न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हमने स्टील पहले मान लो 1% प्रोवाइड की और उसके बाद 1.2%, तो एक स्टील बार और बढ़ा दिया तो स्टील बढ़ने से कंक्रीट तो परमिसिबल है, स्टील और कम होगी स्ट्रेस, तो ये आपका क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेज लीवर आर्म आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। कंप्रेशन ये शिफ्ट होने से लीवर आर्म डिक्रीज।